तो कोवेलेंट बॉन्ड्स में अपन लिख सकते हैं दैट इज इट इज ऑलवेज formed between the non-metals by sharing of electrons ना from each atom. ठीक है, अभी कोवेलेंट बॉन्डिंग में जैसे सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन एटम है तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो शेयर करेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। एक इलेक्ट्रॉन इसने लिखा, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, तो दोनों का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। अगर फ्लोरीन मॉलिक्यूल होता तो अपन कहते हैं फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन उसी से बॉन्ड बनाएगा जो इसको एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो अपन कहेंगे हाइड्रोजन के साथ भी बना सकता है, जो उसे एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। या दूसरे फ्लोरीन एटम से भी बना सकता था, हाइड्रोजन के लिए अपन को ड्यूप्लेट कंप्लीट करना होता है, तो दूसरे फ्लोरीन एटम से भी बना सकता था वो, क्योंकि ये इसके इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 6 और ये एक 7, और दूसरे फ्लोरीन के भी 7 इलेक्ट्रॉन होते, तो अपन दोनों आपस में ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते थे, ऐसे बना लेते हैं। तो कोई भी एटम बॉन्ड इसलिए बनाता है ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ये तो अपन ने बिल्कुल शुरुआत में लिखा था। तो F2 मॉलिक्यूल हो गया। अगर O2 मॉलिक्यूल होता तो कोई बात नहीं, ऑक्सीजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो इसको अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो इसका मतलब है ये एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा किसी दूसरे एटम के साथ। अब वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो कोई भी दूसरा एटम हो, इसे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, तो अपन कहेंगे ठीक है दूसरे ऑक्सीजन एटम से शेयर करवा देते हैं, तो ये इसके साथ शेयर कर ले अपने 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इसके साथ शेयर हो। अब एक्चुअली 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होने से एक बॉन्ड बनता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होने से 2 बॉन्ड बनेंगे, मतलब इसमें डबल बॉन्ड बनेगा O2 बॉन्ड। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, तो N2 अगर होगा तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा भाई, इसमें 1 2 3, इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, इसके भी 5 हो गए, इसके भी 5, तो अपन क्या करेंगे, अब इसके इलेक्ट्रॉन, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो अपन ने इसका 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया और इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, तो फिर अगर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन इसके और 3 इलेक्ट्रॉन इसके शेयर होंगे तो ऑब्वियसली बात है फिर तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसमें अपन कहते हैं कि भाई देखो, अब कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स, ठीक है, तो वो कोई भी हो सकता है। अब इट इज नॉट नेसेसरी कि मतलब ऐसे ही बॉन्ड बनेंगे, और भी बना सकते हैं, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा अपन लिख सकते हैं, फॉर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन राइट, अगर अपन को कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करना है, फॉर्मेशन, द नॉन मेटल्स शेयर देयर इलेक्ट्रॉन, द नॉन मेटल्स शेयर देयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मेरे पास अगर एक नॉन मेटल है और वो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे नॉन मेटल से शेयर करता है, वो सेम भी हो सकते हैं, जैसे इसमें अपन ने सेम लिखे, इधर भी सेम लिखे, इसमें डिफरेंट लिखे, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो अपन एक बॉन्ड बना सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, तो दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड। बट इफ फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन the 2 electrons are shared by single atom, अच्छा ऐसे भी पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक ही एटम से शेयर्ड हो
और दूसरा एटम अपना कोई, भाई एक बॉन्ड बनाने के लिए मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और अगर दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक ही एटम से शेयर्ड हो जाए और ये वाला इलेक्ट्रॉन कोई भी, ये वाला एटम कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयर ना करे, तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो अपन ऐसे बोलते हैं कि देखो भाई, इसको एरो से बना के दिखाएंगे अपन कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इसने कुछ भी शेयर नहीं किया, लेकिन शेयरिंग हुआ। मतलब ये एक तरीके से ऐसे हो गया कि अपन ने स्कूल में टिफिन खाया, मेरे दोस्त ने मेरा टिफिन खाया, मैंने उसका टिफिन खाया, तो थोड़ा थोड़ा शेयर किया। उसने मुझे अपना एक पराठा दिया, मैंने उसको अपना एक ब्रेड दिया। यहां पर यार आज वो टिफिन नहीं लाया, तो मैंने अपना पराठा उसे दिया, लेकिन उसने अपना कोई सैंडविच नहीं दिया मुझे। तो ये शेयरिंग मतलब सिर्फ मैंने शेयरिंग की, यहां दोनों ने एक्सचेंज किया। अगर दोनों की शेयरिंग होती है ना, तो इस बॉन्ड को अपन कहते हैं कोवैलेंट। शेयरिंग तो यहां भी, लेकिन इस बॉन्ड को अपन कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कि भाई एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करे और दूसरा कुछ भी शेयर ना करे, तो अपन कहेंगे ठीक है। ये बनता कब है ये तो बताओ, मतलब ये तो ए भी लिख के बताया आपने, कब मुझे समझना है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। हाँ, उसके लिए देखेंगे अपन कि कब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना होता है वो मैं बताऊंगा। सो इस टाइप के बॉन्ड को अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, बट है तो शेयरिंग। तो अपन कहेंगे देख भाई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है, मैं बताऊंगा कैसे बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि इसमें भी शेयरिंग है, इज अ टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये एक दूसरा टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड हो गया भाई। अगर दोनों एटम शेयर करते हैं तो अपन कहते हैं, अगर ईच एटम शेयर करता है तो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन अगर एक ही एटम शेयर करे तो उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन विच ओनली वन इलेक्ट्रॉन शेयर, राइट। सो ठीक है, वो तो आप बता चुके हो कि एक ही एटम से शेयर करेंगे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डॉट बॉन्ड। अपन इसको डॉट बॉन्ड भी बोलते हैं भाई, ऐसे डॉट लगा के और एरो बना देते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डॉट बॉन्ड। ठीक है, चलेगा, हम तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बोलेंगे हमेशा। कभी पूछ लिया तो बोल देंगे कि हाँ डॉट बॉन्ड बोल सकते हैं, इसको बताया था सर ने। अब अपने दिमाग में आएगा, ठीक है सर, मान लिया मैंने कि ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, लेकिन ये बताओ कि कोवैलेंट बॉन्ड की जगह हम कोऑर्डिनेट क्यों बनाए और कब बनता है, व्हाट इज द सिचुएशन। तो अपन लिखेंगे जनरली द कोवैलेंट bond formation between the atoms follows octet rule। मतलब हर एक एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। सो दी स्ट्रक्चर with complete octet, with their complete octet, ये जो स्ट्रक्चर बना है ना अपन ने ऊपर ऑक्टेट कंप्लीशन किया हाइड्रोजन को छोड़ के, कंप्लीट ऑक्टेट is called Lewis octet structures। Lewis structures, राइट, इनको अपन कहते हैं Lewis structures। तो हाउ टू राइट द लुईस स्ट्रक्चर वो देख लेते हैं अपन कि भाई किसी भी मॉलिक्यूल में स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, और फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है वो अपन चेक कर लेते हैं। तो अपन एक लिख लेते हैं रूल्स फॉर राइटिंग द लुईस ऑक्टेट स्ट्रक्चर। जो भी लुईस स्ट्रक्चर में होगा, लुईस स्ट्रक्चर फॉलोइंग द ऑक्टेट रूल। तो लुईस स्ट्रक्चर अपन लिखेंगे, उसमें ऑक्टेट रूल फॉलो होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। फॉलोज ऑक्टेट रूल, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं कैसे अपन को बनाने होता है। मैं नेक्स्ट पेज सर पे 1 मिनट लिख रहे हैं। जाऊंगा। थोड़ा जल्दी लिखो। तो जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड में मोस्टली कौन से एलिमेंट्स मतलब नॉन इन्वॉल्व मेटल रहते हैं? लिखा तो है डन आपने, सर। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स। ओके सर चलो देखते हैं। सर एक डाउट है। बोलो। सर
सर अगर जनरली ए एटम खुद से कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके और बी वाला नहीं शेयर कर रहा है, मतलब बी फिर रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा ना? क्यों नहीं लेगा, बॉन्ड तो बना भाई, हमें इलेक्ट्रॉन पर सर मिलेगा। वो बोल शेयर नहीं किया ना सर को, क्यों, कोवेलेंट मैंने बॉन्ड अपना नहीं डब्बा बनाया शेयर ना? किया था अपने दोस्त के साथ, उसने नहीं दिया मुझे कुछ, तब भी तो शेयरिंग होती है। ओके। डब्बा तो खाया ना मैंने, उसने मेरा। ठीक है, सर तो हाँ वो सर। तो आयनिक चलो नहीं हो गया देखते क्या, हैं। सीधा सीधा ट्रांसफर हो गया ना? ट्रांसफर कहाँ होगा, ऐसे बनाऊंगा ना। अच्छा, मतलब देखते जाओ, शेयरिंग अभी नहीं तो हुआ, ए भी है, कोवेलेंट है। अभी तो ए भी है। रुको तो थोड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन तो है ना उस बॉन्ड में, देखो तो क्या करता हूँ। चल अपन लिखते हैं रूल्स फॉर राइटिंग लुईस ऑक्टेट स्ट्रक्चर्स। चल रूल्स देखते हैं। फर्स्ट रूल है, राइट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम इन लोन पेयर्स, फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल होता है डोनेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम central atom to other atom so that the octet of other atom gets complete. Of other atom gets complete. Gets complete. ये complete हो जाए। थर्ड, तो मेरा काम तो इसी से चल जाएगा। चलो देख लेते हैं कैसे, आप क्या बता रहे हैं। तो मैंने एग्जाम्पल लिखा, मेरे पास CO2 है, कार्बन इज द सेंट्रल एटम, पेयर्स में इलेक्ट्रॉन लिखना है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। अदर एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कर दिया मैंने। एक और ऑक्सीजन आटम है, उसको भी 6 चाहिए, इसको भी कर देंगे। अब दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ऑक्सीजन का भी कंप्लीट हो गया। इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है, और ये अपन ने बना दिया जैसे आपने कहा। इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब मैंने कहा मेरे पास चलो अमोनिया था, तो मैं कहूंगा ठीक है, नाइट्रोजन है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपने कहा था पेयर्स में लिखना, ठीक है, इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है तो 2 पेयर बना दूंगा और एक फ्री इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन को 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब मतलब उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए बना दिया। अब नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, लेकिन इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपन को पता है फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड अ लोन पेयर। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स लिखेंगे अपन तो बता देंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी मॉलिक्यूल लिखो। लेकिन अपन को एक बात और ध्यान देनी होती है कि अपन अदर एटम के तो ऑक्टेट कंप्लीट करते जा रहे हैं। जैसे मान लो अपने पास ऐसे करें, तो ये सी पॉइंट आ गया, ये ए था अपने लिए, ये बी था अपने लिए, ये सी हो गया। अब अपन को पता है कि इन तीनों में से सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, अपन को कैसे पता भाई? तो अपन कहेंगे पता है ना अपन को। तो कैसे ट्रस्टेबल पता? सीरीज। बिल्कुल ट्रस्टेबल सीरीज से। चलो उसने बता दिया अपन को कि सर मुझे पता है, ट्रस्टेबल सीरीज से बताते हैं आप। सबसे पहले मैं बॉन्ड बनाऊंगा सिंगल बॉन्ड, तो ठीक है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दे दिया। ऑक्सीजन को 2 चाहिए, दे दिया। ये लो, सभी के ऑक्टेट कंप्लीट।
नाइट्रोजन का भी कंप्लीट है, क्लोरीन का भी कंप्लीट है, आप चेक कर लो, सबके ऑक्टेट कंप्लीट है। तो कोई भी स्ट्रक्चर बोलो ना आप, मैं अभी लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, ये तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पूरा चैप्टर भरा पड़ा है स्ट्रक्चर्स से। आप बताओगे रिजल्ट, बताओ करना क्या है। थर्ड पॉइंट लिख रहा हूं मैं। अब थर्ड पॉइंट देखना क्या लिखा है। व्हाइल डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेंट्रल एटम टू अदर एटम, मतलब आप डोनेट तो कर रहे हो ऐसे फटाफट, इसको दे दो, उसको दे दो, ऐसे कर दो, ठीक है, टू अदर एटम। ऑल्सो चेक द ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, because if the octet of central atom completes before accommodating the other atoms, then the central atom will form coordinate bond with other atoms। मतलब आप ये बोल रहे हो कि जब आप ऐसे इलेक्ट्रॉन बोल रहे थे ना, दे दो इसको, दे दो उसको, दे दो, मुझे इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट करके चेक करके रखना, कहीं इसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो जाए, क्योंकि अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ तो अब जो आगे बॉन्ड बनेंगे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। चलो बना के देखते हैं, ऐसा एग्जांपल लेते हैं। ये आपने लिखा, हम ऐसे ही कर रहे थे, लेकिन अब आपने बताया कि भाई सेंट्रल एटम का भी ऑक्टेट कंप्लीट कर, देख के चेक करके रखना। चलो मैंने SO2 ले लिया, मैंने सल्फर बनाया, पेयर्स में इलेक्ट्रॉन भी लिख दिया, मेरे पास 2 ऑक्सीजन थे, मैंने एक ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाया, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और अभी एक ऑक्सीजन बचा हुआ है। सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और अभी एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, अब क्या करूं मैं? तो मैं कहूंगा अब अगर इसको किसी एटम के साथ बॉन्ड बनाना है तो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं करेगा। भाई ये इसके 6 इलेक्ट्रॉन थे, अपन ने 2 इलेक्ट्रॉन तो दिला दिया इसको ऑक्सीजन से, ये ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब क्या? अभी एक ऑक्सीजन बचा हुआ है जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, लेकिन मैं इसके साथ शेयर नहीं कर सकता। ऐसे शेयर करूंगा तो इसके ऑक्टेट में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वो गलत है। तो फिर क्या करें? सही करो जो सही है। तो अपन कहेंगे फिर अपन कहेंगे इसके इससे कुछ मत शेयर करो, इसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इसको शेयर कर दो। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से शेयर करने में क्या फायदा? तो अपन कहेंगे इसमें ये तो शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन इससे, लेकिन ये अपना कोई इलेक्ट्रॉन इससे शेयर नहीं करेगा। उस टाइप के बॉन्ड को कहते हैं अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और अभी भी सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट है, एक्सपेंड नहीं हुआ, क्योंकि इसने अपना कोई इलेक्ट्रॉन शेयर किया ही नहीं। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से डोनेट कर देंगे जो दूसरा ऑक्सीजन है उसके, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ऑक्सीजन का, और इसने कोई अपना इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किया सल्फर के साथ। सल्फर ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, लेकिन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अल्टीमेटली मुझे ये पता चल गया कि जब मैं अदर एटम को शेयर कर रहा था ना, तो सेंट्रल एटम के भी ऑक्टेट को ध्यान रखना है। अगर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया बगैर अकोमोडेटिंग अदर एटम्स, तो आगे अब जो बॉन्ड बनाएगा वो सारे के सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। सारे के सारे मतलब एक से ज्यादा बन सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बन सकते। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही है।
तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, एक आध एग्जाम्पल और दो, एक क्या बहुत सारे दे देंगे अपन, देखते जाओ। ये लो, सल्फर बनाया मैंने, 1 2 3 4 5 6, एक ऑक्सीजन को अकोमोडेट करूंगा। ये लो भाई, सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब बनाओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक इस ऑक्सीजन के साथ बनेगा और एक इस ऑक्सीजन के साथ बनेगा, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे इसमें। देखो अभी भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब है टेल ऑफ एरो से हेड ऑफ एरो की तरफ शेयर है इलेक्ट्रॉन, मतलब टेल ऑफ एरो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा हेड की तरफ, हेड की तरफ से कोई भी इलेक्ट्रॉन टेल की तरफ शेयर नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कब बनता है? पॉइंट नंबर 3 के हिसाब से बनता है। ठीक है, अब मैं एक पॉइंट और डाल रहा हूं इसमें, टू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एसिड्स। अभी इसमें बहुत सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड में मैं आपसे काफी कुछ पूछूंगा, मैं बस एक कंसेप्ट बनाना चाहता हूँ कि एक बार अपना कंसेप्ट बन जाए, उसके बाद प्रैक्टिस करो तुम लोग क्वेश्चंस का। क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करोगे तो अपने क्वेश्चंस आएंगे। बोलो सृष्टि, कोई डाउट है तो? अगर कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। ठीक है बेटा, नहीं तेरा मतलब वो ऐसे पॉइंट रखा था ना तूने स्क्रीन पे, इसलिए मैंने पूछा। अच्छा तुम लोगों में से किसने, गलती से हो गया था। चलेगा चलेगा बेटा, कोई बात, मैं जानता हूँ वो डॉट लगाया इसलिए मुझे पता था, मैंने तो वैसे ही पूछ लिया। अच्छा सुन, तुम लोगों में से कितने बच्चे हैं जिनका स्कूल 3 o'clock शुरू हो जाता है, स्कूल 3 o'clock के बाद भी होता है? कोई है ऐसा? चैट पे लिखो, बोलो मत, चैट पे लिख दो। कोई भी नहीं है? 3 o'clock के बाद नहीं होता है, कभी कभार 3 o'clock तक चले जाता है, वो जब सिलेबस पीछे रहता है, नहीं तो क्लास आगे बढ़ने होती अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, तो कभी कभी 3 o'clock तक हो जाता है, 3 o'clock के बाद नहीं होता लेकिन 3 o'clock तक हो जाता है। मतलब क्लास अपना 3 o'clock से शुरू नहीं हो सकता? है। कौन सा रेजोनेंस? हाँ, फिर नहीं करना चाहिए 3 o'clock से, 4 o'clock भी ठीक है फिर तो। क्योंकि फिर मतलब अगर कभी कभी सर 3 कुछ भी o'clock, टाइम नहीं मिलता है ब्रेक के लिए। हाँ टाइम नहीं रहता है ब्रेक के लिए, ब्रेक के लिए टाइम तो होना चाहिए। स्कूल इतना पका देते हैं और फिर आप भी पकाओगे तो हो गया मेरा काम, तो पक जाएंगे। तुम लोग ना काफी मतलब सेल्फ स्टडी भी करना बेटा, मतलब सेल्फ स्टडी छोटा नहीं। ऑफलाइन क्लासेस मेरे ख्याल से दिवाली के बाद ही शुरू होंगे। अभी 4th से एक सर्कुलर तो आया है कि महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे के अलावा बाकी सारे स्कूल ओपन हो रहे हैं 4th से। मुंबई और पुणे के अलावा बाकी सारे स्कूल ओपन हो रहे हैं। सर हमको तो नवी मुंबई में कंसिडर करेंगे ना? तुम लोग को नवी मुंबई में कंसिडर करेंगे ना? हाँ सर। तो अलग होगा, तो हमारा 4 से स्टार्ट होना सब चाहिए। मुंबई के ही रूल्स लगते हैं लेकिन। नहीं, लेकिन नवी मुंबई में नहीं ओपन कर रहे ना वो। मुंबई के लिए मतलब नवी मुंबई इंक्लूडेड होगा वो। सबंस तो हमेशा उसके साथ ही आते हैं, सबर्बन्स होते हैं वो तो साथ ही आते हैं ना हमेशा। इधर हाँ सर। पनवेल, उधर विरार, वो सब उसके साथ ही आते हैं क्या? वैसे नहीं आते वो, अलग थोड़ी होते हैं, तो हमेशा साथ ही आते हैं। और ओपन हो जाए तो अपन को तो और भी अच्छी बात है यार। ओपन हो जाए तो मतलब हम तो कहेंगे कि चलो ठीक है, अगर ओपन हो जाए ना तो अपन तो चर्च गेट वाले बच्चे भी इधर ही आ जाएंगे। भाई डायरेक्ट ट्रेन है, क्या प्रॉब्लम है? आ सकते हैं अपन तो डायरेक्ट आ जाएंगे, तो क्या 1 घंटा अपना ट्रेन में ही तो जाएगा और क्या, तो उस उतने टाइम सेल्फ स्टडी कर लेंगे बैठ के, क्या तो भी प्रॉब्लम? चालू नहीं ना। अब देखते हैं चालू होता है तो। चल अच्छा आगे बढ़ते हैं अपन, क्योंकि अपन को काफी कुछ पढ़ना है यहाँ। ये क्लास थोड़ी बड़ी रखना चाहता हूँ मैं, 3 hours की क्लास रखना चाहता हूँ हर बार, पता 3 hours की क्लास होगा तो मेरा सर। काम हो जाए। हाँ बोलो। सर सर जब ऑफलाइन स्टार्ट होगा तो जो आउट ऑफ मुंबई रहते हैं उनका क्या? ऑफलाइन होगा तो जो आउट ऑफ मुंबई रहते हैं उनका क्या? उनको आना हाँ पड़ेगा मुंबई और क्या? सर, लेकिन कैसे मतलब आधा टाइम तो पूरा ट्रेन में ही चला जाएगा ना। ये तो है,
मतलब ऑनलाइन भी रख लेना चाहिए ना, कंटिन्यू ऑनलाइन भी रखो, ऑफलाइन भी हो सकता है। हाँ ये बात भी सही है कि ऑफलाइन भी रखो ऑनलाइन भी रखो। ऑल्टरनेट डे ऑनलाइन ऑफलाइन ना, 4 दिन ऑफलाइन रख दो, 3 दिन ऑनलाइन। चलो देखेंगे जब होगा तो अपन उसका कुछ ना कुछ तो देखो, जब अपन को मतलब जब अपन को करना होता है ना कुछ, तो वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो बन ही जाता है कि ऐसे हो जाएगा, है ना। चलेगा, देख लेंगे उस टाइम पर। तो अभी अपन लिखते हैं इधर, इधर पढ़ते हैं अपन, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा बेटा, कर लेंगे उसमें। कुछ बच्चे तो अपने गांव में बैठे हुए हैं, कुछ बैंगलोर में हैं, कुछ भोपाल में है, कुछ इस टाइप से ही बच्चे बैठे हुए हैं दूर दूर गाँव में, तो उनके लिए तो ऑनलाइन करना ही होगा। अब देखते हैं टू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एसिड्स। अब एसिड्स के लिए अपन एक मतलब स्ट्रक्चर कैसे बनाना है वो देखते हैं। टू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एसिड, कन्वर्ट देम into anions after donating the H plus. तो अपन कहेंगे इसमें एनाइन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एग्जांपल लिख रहा हूं मैं कि भाई जैसे मान लो मेरे पास HNO3 है, ये कितने प्रोटॉन देता है? 1 प्रोटॉन। तो आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर लो, तो इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, तो जितने प्रोटॉन देगा उतने नेगेटिव चार्ज आएगा। नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन एनाइन equal to number of O atom bonded with single bond. सिंगल बॉन्ड ये होता है। तो इससे अपन किसी भी एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब मैंने आपको इजी किया है कि भाई हाउ वी कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर इन इजीएस्ट वे। चलो देखते हैं, NO3 का ही ड्रॉ करके दिखा दो। भाई मान लेते हैं अपन कि मेरे पास HNO3 है, मुझे इसका स्ट्रक्चर चाहिए, तो आप कहोगे इसको ऐसे कन्वर्ट कर दो और NO3 लिख दो और एक माइनस साइन लिखो। ये माइनस साइन क्यों आया? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ना। हाँ, तो हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा ना इसमें से। भाई हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो उसने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया? एनाइन तभी तो आया, हाइड्रोजन ने डोनेट किया होगा। ठीक है, अब आपने मुझसे कहा है कि जितने नेगेटिव चार्ज इसके पास होंगे उतने ही ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे। तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो मुझे पता है कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो नाइट्रोजन के अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं तो मैं क्या करूंगा, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है। लो भाई कर दिया। लेकिन एक ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज से अगर अटैच करूंगा तो इस नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 3 4 5 और 6 होते हैं। तो अगर मैं अब चेक करूंगा इसको सिंगल बॉन्ड से बना के, तो यहाँ पर तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हो रहा सर। इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 ब्लू वाले और एक ये रेड वाला, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके पास तो 7 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका तो ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है। तो ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करोगे? तो अपन कहेंगे ठीक है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट अपन कैसे करेंगे? कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है? 1। तो ठीक है, एक काम करो, ये जो नेगेटिव चार्ज था ना, अगर अपन किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज डालते हैं, किसी एटम को नेगेटिव चार्ज लिखते हैं, तो क्या करते हैं अपन? उसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो इसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो अपन क्या करेंगे, इसके 7 इलेक्ट्रॉन है तो इस ऑक्सीजन पे अपन नेगेटिव चार्ज लिख देते हैं। कैसे? नेगेटिव चार्ज लिखने के लिए मुझे इसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिया और उसकी वजह से इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज लिख दिया, तो 8 हो गए अब इसके इलेक्ट्रॉन। तो अब अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो इसलिए आपने ये लिखा है ये वाला सेंटेंस कि भाई जितने नेगेटिव चार्ज होंगे उतने ही ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से अटैच करना और नेगेटिव चार्ज उसी ऑक्सीजन पे लिखना जिस पे जो सिंगल बॉन्ड से अटैच है। क्योंकि सिंगल बॉन्ड से अटैच करोगे तो उसके 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे
और नेगेटिव चार्ज जो है वो एक नेगेटिव चार्ज लिखने की वजह से जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वो 7 की जगह 8 हो जाएंगे और उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए? मतलब जितने नेगेटिव चार्ज उतने ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच करो और नेगेटिव चार्ज लगा के उस ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट कर दो। ठीक है, कर दो। बाकी ये दूसरा ऑक्सीजन, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। अब तो नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देखो ना, 2 4 6 और ये 2 8। तो फिर बनाओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बन गया स्ट्रक्चर। तो अपन क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव चार्ज था ना, जहां आपने नेगेटिव चार्ज लिखा ना जिस ऑक्सीजन पे, उसी ऑक्सीजन पे आप HNO3 का स्ट्रक्चर ऐसे लिखते हैं। ये नाइट्रोजन था, एक तो डबल बॉन्ड बना, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना इसमें, और एक ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज से बना था। तो जो सिंगल बॉन्ड से अटैच है ना नेगेटिव चार्ज वाला, इसको इसी पे आप प्रोटॉन डाल देना जो नेगेटिव चार्ज है, तो HNO3 का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो जिस पे नेगेटिव चार्ज था उस पे ही प्रोटॉन डाल दो। तो वो, क्योंकि आपने क्या किया था, प्रोटॉन जो ऑक्सीजन है ना ये वाला, भाई इस वाले ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था तो 7, और ये नेगेटिव चार्ज जो लिखा था आपने, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, इसको दिया था तो नेगेटिव चार्ज लिखा था, तो हाइड्रोजन को वापस दे दिया वो। तो अपन को पता चल गया अपन को भाई कैसे लिखना है। तो जो नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर होगा उसमें अपन कहेंगे जहां नेगेटिव चार्ज दिखा उससे ऑक्सीजन, उसी ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच कर दो, तो यू विल गेट द स्ट्रक्चर ऑफ HNO3 ऐसे। सर जब जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया वो हाइड्रोजन से आया ना? बिल्कुल, तो जब भी अपन को किसी एसिड का स्ट्रक्चर बनाना है, पहले अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे उसके एनाइन का, और फिर उसके बाद जिस ऑक्सीजन पे अपन नेगेटिव चार्ज लिखने वाले हैं उसी ऑक्सीजन पे अपन प्रोटॉन लिख देंगे, तो अपना न्यूट्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर बनाने का तरीका। और अगर समझ में आया है तो, और नहीं आया तो एक लिखो, एक स्ट्रक्चर मैं आपको देता हूं, आप बना के दिखाओ, और जिसको समझ में आया वो भी बना के दिखाएगा। भाई दूसरे पेज पे चलें? 1 मिनट सर। जल्दी कर बेटा, क्योंकि मुझे लग रहा है तुम लोग ज्यादा टाइम ले रहे हो यार। अब अपन कर सकते हैं दैट इज, दूसरा लिख सकते हैं दैट इज, मान लो अपने पास H2SO4, तो अपन को पता है भाई H2SO4 में क्या होता है, 2 H+ नहीं देता है और सल्फर टाइम लिखते हैं। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखूंगा 6 होते, 2 नेगेटिव चार्ज है, मतलब 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच, ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया, ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। नेगेटिव चार्ज लिख के उस पर नेगेटिव चार्ज दे दिया अपन ने उसको, नेगेटिव चार्ज लिखूंगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना, ये लो भाई बन गया। तो H2SO4 का स्ट्रक्चर, इनमें प्रोटॉन डाल देते हैं, हो गया H2SO4 का। ये लो H2SO4 का स्ट्रक्चर, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, इधर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इधर भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब तुम मुझे बना के दिखाओ H2CO3, H3PO4, H3PO3 बना के दिखाओ। वैसे मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं थी, तुम लोगों को पता था कि कौन कितने प्रोटॉन देता है। ये 2 प्रोटॉन बना के
हो गया? ठीक है। हो गया? अब तो हो गया यार। यस सर। एक तो ये बनाया अपन ने। अब इधर हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। फॉस्फोरस के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कैसे बनाया? कैसे बनाया? H3 है तो फिर 3 हाइड्रोजन आना चाहिए ना, 3 अब तो है ना H3। 3 हाइड्रोजन। एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर। अच्छा देता तो 2 ही है ना। हाइपो दिस इज yes, फॉस्फोरस एसिड ना। दिस इज एक एसिड 3 देता है, अस एसिड 2 देता है, और हाइपो अस एसिड तो एक ही देगा, H3PO। एक ही H+ साइन देता है। तब इसका स्ट्रक्चर बना समझ। लाइक दैट वी कैन राइट। तो अपन सब ये स्ट्रक्चर लिख सकते हैं एसिड्स के, तो एसिड के स्ट्रक्चर्स भी लिख सकते हैं। तो अब अपन किसी का भी स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। आपको बस देना है कि इसका स्ट्रक्चर बताओ, लिख के बता देंगे। सो किसी भी मालूम जैसे SO2Cl2 का तुमसे, तो ठीक है, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पहले सिंगल बॉन्ड बनाऊंगा, क्लोरीन को 1-1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसके बाद ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब तो ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। अब अगर मेरे पास ऐसे गिवन है पॉजिटिव, तो कहूंगा ठीक है, कार्बन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के। पॉजिटिव के लिए एक रिमूव करता हूं। remove 1 electron for positive charge। हटा दिया तो बचा क्या? अब 3 हाइड्रोजन है, तो लिख दो। ये इसका स्ट्रक्चर। सर तो मतलब अगर कंपाउंड पे कोई भी चार्ज रहेगा तो उसका चार्ज सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन से ही कॉम्पेंसेट करेंगे। बिल्कुल। वैसे अभी अपन इनको चार्ज वालों को नहीं पढ़े तो अच्छा है, अभी अपन रहने देते हैं। अभी बहुत बचा हुआ है, केमिकल बॉन्डिंग शुरुआत है। अभी मैं चार्ज, इसलिए मैंने चार्ज वाले बस एसिड को बताया तो मैं कि एसिड वो धीरे धीरे बनेगा ना। अभी तो बहुत बचा हुआ है। एकदम से बताऊंगा बहुत सारा तो तुमको डर लगेगा, अरे यार इतना सारा होता है। जब धीरे धीरे, अच्छा छोटा सा पार्ट है। अब जैसे आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड तुरंत समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ में। कब बनाया जाता है तुमको पता है, और आपने काफी सारे एग्जाम्पल भी करवा दिए, तो मैं करवा दूंगा इसको, टेंशन मत। अब नेक्स्ट वी कैन राइट इज लिमिटेशन ऑफ Lewis octet। इसकी लिमिटेशन चेक कर लेते हैं। सर हाँ सर, कोई डाउट है किसी को?
सर पीरियोडिक टेबल वाले टेस्ट में इनऑर्गेनिक का नोमेनक्लेचर भी आएगा क्या? नहीं, सर हर एक एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है ना सर? हाँ तो ये है ना लिमिटेशन, उसी के लिए तो लिख रहा हूँ। इफ द central atom has less than 8 electron, इनको अपन हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल बोलते हैं। Then it do not follow Lewis octet rule. Lewis octet, तब ये लुईस ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करेगा। एग्जांपल लिखो, BeCl2 कभी लुईस ऑक्टेट रूल फॉलो कर ही नहीं सकता। बेरिलियम के 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्लोरीन को एक एक चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऑक्टेट में तो 4 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, ये कभी ऑक्टेट कंप्लीट कर नहीं पाएगा। BF3, AlCl3, BH2, इनमें कभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। BH3 लाइक दैट। तो जिस मॉलिक्यूल में ऑक्टेट कंप्लीट ना हो वो ऑक्टेट रूल फॉलो कैसे करेगा? नहीं कर सकता। If the central atom have more than 8 electron, तब भी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करेगा। इनको अपन हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल बोलते हैं। Then it do not follow. Lewis octet rule. Lewis octet rule फॉलो नहीं करेगा। एग्जाम्पल, do not follow the Lewis octet rule. Example देखते हैं। सर SF6 चलो SF6 SF6, IF7, यस ICl3, HCO3, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। अब PCl5 में क्या होगा? फास्फोरस के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। Cl को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हर एक Cl को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो फिर क्लोरीन के, फास्फोरस के पास तो 10 इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस के ऑक्टेट में तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 5 बॉन्ड है, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, 10 हो गए। SF6 में भी यही होगा भाई, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो अगर सल्फर के अराउंड 6 बॉन्ड बनेंगे तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए ना फिर तो इसके। ऑक्टेट एक्सपैंड हो गया ना, इट डजंट फॉलो द लुईस ऑक्टेट रूल। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर लुईस ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करेंगे। जिनॉन ऑक्साइड बनाता है, इट इज एक्सप्लोसिव ऑक्साइड, येलो कलर होता है सॉलिड। अब इसमें तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाऊंगा, गेट लाइक दिस, वी कैन राइट लाइक दिस। तो अभी इसका ऑक्टेट एक्सपांड हो गया, 10 हो गया। That's fine. ये लिमिटेशन का मतलब है ये कंपाउंड्स लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, इनके लुईस ऑक्टेट अपन स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। दैट इज व्हाट आई मीन। थर्ड, वी कैन राइट दैट if the total number of electrons
in the molecule is odd, then also do not follow the Lewis octet rule. Example, NO2, NO, ClO2, ClO भी होता है। ये वो मॉलिक्यूल है जिनमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड होंगे। जैसे NO2 है तो नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑक्सीजन 8 होता है, तो 2 ऑक्सीजन 16 होता है। 23 इलेक्ट्रॉन को इवन नंबर के डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे करोगे? पॉसिबल ही नहीं। तो इसका लुईस ऑक्टेट रूल नहीं, ये लुईस ऑक्टेट थ्योरी को फॉलो नहीं करेंगे। तो अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और अपन कहेंगे इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो रह ही जाएगा ना, कुछ भी कर लो आप पेयरिंग तो कर नहीं सकते। तो आप ऐसे ही बोल सकते हो कि ये सारे के सारे मॉलिक्यूल जिनमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना टोटल, दे विल ऑलवेज बी पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिनमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जितना मतलब जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग ना हो। वो पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक अपन को पता है क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो डिफ्लेक्शन शो करेगा, दैट इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। ये लिमिटेशंस है। मुझे एक और बात बताना है, दैट इज कॉल्ड स्कूल में जो अपन को पढ़ना होता है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ट। ये तो लिमिटेशंस है 3, खत्म। एक और पार्ट लिख रहा हूँ फॉर्मल चार्ट। ये अपन को स्कूल में पूछ लेते हैं, फॉर्मल चार्ट, राइट द फॉर्मल चार्ट या व्हाट इज फॉर्मल चार्ट। The neutral structure of molecule is generally more stable than the structure with charge. Actually, these charges are called formal charges. The formal charge on each atom on a molecule can be calculated as, अपन ऐसे लिख लेते हैं शॉर्ट में फॉर्मल चार्ट, number of valence electron minus number of non-bonded electrons minus number of 1/2 into bonded electron around the central atom. Where V is number of valence electron of atom, जिसके लिए अपन फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस एटम पे अपन फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। N is the number of free electrons on atom. And B is number of bonded electrons around atom. किसी भी मॉलिक्यूल में अपन ये चीजें कैलकुलेट करेंगे इन मॉलिक्यूल। जब आप मुझे मॉलिक्यूल दे दो तो उस मॉलिक्यूल में फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करूंगा। वैसे देखा जाए तो ये वाला पार्ट मैंने सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि स्कूल के लिए बता रहा हूँ, बाकी चीज में अपन मेंस या जेईई में ये पूछते नहीं है, या पूछेंगे तो अपन मॉलिक्यूल देख के बता सकते हैं। तो स्कूल में भी तब पूछेंगे अगर सब्जेक्टिव हुआ, तो ऑब्जेक्टिव में तो मुझे लगता है कुछ ज्यादा पूछने वाले। एग्जाम्पल लेते हैं, अपन ओजोन का एग्जांपल लेते हैं। ओजोन इज O3।
तो अपन क्या करेंगे, इसमें सभी एटम पे अपन फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे बाय दिस फॉर्मूला। पहले तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, क्योंकि फॉर्मल चार्ज के लिए आपको लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है। फॉर्मल चार्ज के लिए ओजोन में 3 ऑक्सीजन एटम है, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए मुझे सेंट्रल एटम चाहिए। एक ऑक्सीजन सेंट्रल एटम ले लेता हूं, बाकी दोनों ऑक्सीजन को अदर एटम में। अगर किसी मॉलिक्यूल में ना एक जैसे बहुत सारे एटम हो, तो किसी एक को सेंट्रल एटम ले लो, बाकी को अदर एटम ले लो। ले लिया। अपन यहां पर लिखेंगे दूसरा ऑक्सीजन एटम। मुझे इस ऑक्सीजन, ये तो सेंट्रल एटम था, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने थे, कर दिए। इसको मैंने सेंट्रल एटम माना था, ये अदर एटम है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और सेंट्रल एटम का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, और मुझे अभी एक ऑक्सीजन एटम को अकोमोडेट करना है। अगर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए तो फिर मुझे उसको उससे अदर एटम्स को अकोमोडेट करने के लिए मुझे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना होता है। बनाया। ओजोन में 3 ऑक्सीजन एटम है, ये एटम 1 है, ये एटम 2 है और ये एटम 3 है। तो अपन कैलकुलेट करेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम 1। चलो कैलकुलेट करते हैं। 1 एटम, अब ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही होंगे भाई, किसी भी एटम, इसमें तो तीनों ऑक्सीजन है, तीनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। अब उसने कहा नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो -4 लिख दूंगा। और 1/2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अराउंड द एटम। अच्छा, इस एटम के अराउंड टोटल नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 4 हैं, 2 ये और 2 ये 4 इलेक्ट्रॉन थे इसके अराउंड। लिखो इक्वल टू 0 है, मतलब इस पे 0 फॉर्मल चार्ज है, इस एटम पे कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है। अब मैं इसके लिए कैलकुलेट करूंगा फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम 2, ये 2 के लिए कैलकुलेट करूंगा। 2, अब ऑक्सीजन है तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही है, फ्री इलेक्ट्रॉन सिर्फ ये दोनों है, क्योंकि ये तो बॉन्डेड है, इधर बॉन्डेड ही है, तो 2 इलेक्ट्रॉन और 1/2 इंटू, अब टोटल नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 2 तो ये हो गए और 4 ये हो गए, 6 हो गए, 2 ये हो गए बॉन्डेड इस तरफ और 4 उस तरफ है। अराउंड द सेंट्रल एटम लिखा आपने, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम। इस एटम के अराउंड कितने बॉन्डेड एटम्स इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 मल्टीप्लाई बाय 6 +1, तो इस पर +1 फॉर्मल चार्ज। इसके अराउंड देखते हैं, अब इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? फॉर्मल चार्ज ऑफ दिस इज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन तो 6 हो गए इसमें, और 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड, ये सिर्फ 2 है ना, वो ये वाले इधर अराउंड द लिखा है आपने, अराउंड द एटम, मतलब उसके अराउंड जो भी बॉन्डेड में इन्वॉल्व है वो सब लिखने पड़ेंगे। इस पर -1, तो वी आर एबल टू कैलकुलेट। तो अपन से ऐसे पूछ सकते हैं स्कूल में कि ऑक्सीजन लिखो और उस पे फॉर्मल चार्जेस दिखाओ, तो बता देंगे अपन फॉर्मल चार्ज। अब अपन क्या कहेंगे, अपन इसको देख के एक बात तो समझ में आ रहा है, फॉर्मल चार्ज is always present on atoms which are bonded with coordinate, which are bonded with coordinate। तो कोई भी ऐसा एटम जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्डेड होगा उस पर फॉर्मल चार्ज होगा। देखो ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में था इसलिए तो है। तो अपन कहेंगे सर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अगर जहां भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा वहां फॉर्मल चार्जेस होंगे,
और आपको ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, अगर आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना आता है तो ये सब कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस जहां इसका टेल होगा वहां प्लस लिख लो और जहां इसका हेड होगा वहां माइनस। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जहां टेल होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का वहां पर क्या होता है, +1 फॉर्मल चार्ज होता है, जहां हेड होता है वहां -1 फॉर्मल चार्जेस होता है। फॉर्मल चार्जेस सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स में होंगे जहां, अदरवाइज इट विल बी 0। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है तो सभी एटम पे फॉर्मल चार्ज 0 आएंगे, आप किसी भी मॉलिक्यूल में कैलकुलेट कर लेना। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जहां होता है वहीं फॉर्मल चार्जेस होता है। तो यहां सभी एटम के ऑक्टेट कंप्लीट है, तो अपन इस एटम का फॉर्मल चार्जेस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं स्ट्रक्चर। कैसे? इस पे तो 0 था तो इसको तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अब ये तो हमें पता है कि भाई फॉर्मल चार्ज जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में होता है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मल चार्ज लिख रहा हूं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इनको ऐसे लिख दो। इसका 1 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ही रहने दो और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे दो। दे दो आप इलेक्ट्रॉन, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन लोगे तो इस पर +1 आ जाएगा चार्ज, और वो इलेक्ट्रॉन आपने इसको दोगे तो इस पर -1 आ जाएगा चार्ज। और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो बॉन्ड तो बना ही रहते, तो मैंने बॉन्ड बना दिया। आप टेल से 1 इलेक्ट्रॉन लेके हेड को दे दो। अब मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह पे और कोवेलेंट बॉन्ड लिख दिया। इलेक्ट्रॉन दोनों नो डाउट इसी के थे, लेकिन मैंने पूरा इलेक्ट्रॉन लेके इससे इसको दे दिया, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। जब इससे इलेक्ट्रॉन लोगे तो +1 और इसको दोगे तो -1। अब देखो सभी के ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब फॉर्मल चार्जेस के बाद भी ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, सबके ऑक्टेट। तो फॉर्मल चार्जेस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अपन कहेंगे फॉर्मल चार्जेस हेड और टेल से लिख सकते हैं। तो पहले जब अपन को ये नहीं पता था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तब तक अपन स्ट्रक्चर ऐसे ही चार्ज के फॉर्म में लिखते थे कि ओजोन का स्ट्रक्चर अपन कहते थे ऐसे होगा, ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसे बनाते थे, जब तक अपन को ये नहीं पता था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ये फॉर्मल चार्जेस तब लिखे जाते थे जब हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना नहीं आता था। जब हमें सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना आ गया तो हमने इसको न्यूट्रल कर दिया। बोलो। सर ये शायद ना डिलीट किया है सिलेबस से, स्कूल ने स्कूल में डिलीट है ये। पहले ही बोल देती मैं पढ़ाता क्यों इतना सा। स्कूल के लिए ही तो पढ़ाया मैंने, मेरा काम तो यहीं से हो जाता है, मुझे आपको सर बताने की स्कूल जरूरत ही में नहीं है थी। सर। पता नहीं है, चलो ठीक है। मुझे तो, मैं तो अपना यहीं से बता देता, ये ले भाई इसमें फॉर्मल चार्जेस लिखने हैं, 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, मैं तो यहीं से बता देता। इसका डबल बॉन्ड वैसे ही रहने तो इस पर 0 आएगा फॉर्मल चार्ज, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर इधर है तो एक इस वाले कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से एक +1, इस पर -1, इस वाले कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से इस पे -1, इस पे +1 बोल देता है। SO3 में सल्फर पे 2 +2 फॉर्मल चार्ज है और 2 ऑक्सीजन पे -1 फॉर्मल चार्ज है। लो हो गया, वरना तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, अपने देख तो लिया ही है, कैलकुलेशन आएगा तो लिख भी दें। स्कूल में अगर डिलेटेड है तो कोई बात नहीं, और नहीं है तो भी अपन ने पढ़ लिया फॉर्मल चार्ज। अब मैं नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे। हाँ सर। अब मैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की बात करता हूँ। आर ऑफ 2 टाइप्स, एक होता है
सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। और दूसरा पाई। होता है पाई। ये दो टाइप के बॉन्ड होते हैं। अगर किसी दो एटम के बीच में एक ही बॉन्ड है तो हमेशा सिग्मा होता है। अगर दो बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई होता है। और अगर तीन बॉन्ड है तो एक फिर सिग्मा एक दो सिग्मा पाई। और दो पाई होता है। ऐसा होता है। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड को अगर अपन लिखेंगे तो वी कैन राइट लाइक दिस कि भाई सिग्मा और पाई बॉन्ड है। चलो लिखते हैं सिग्मा और पाई। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। एंड पाई बॉन्ड थोड़ा डिफरेंस जैसे लिख देते हैं। सिग्मा बॉन्ड जो होता है, अब देखो भाई एक ही बॉन्ड है तो वहां सिग्मा बॉन्ड भी हो सकता है, पाई तो हो नहीं सकता। और जहां पाई बॉन्ड होगा वहां सिग्मा जरूर होगा। मतलब सिग्मा बॉन्ड कैन एग्जिस्ट विदाउट पाई बॉन्ड। It can exist without pi bond. It cannot exist without sigma. दूसरा देखो, sigma bond is small, that is stronger than pi bond. ये वीक है। ऑब्वियस सी बात है, ये लिखा था तो ये तो हो जाएगा। It is formed by overlapping of orbitals. Overlapping of orbitals like SS overlapping, SP overlapping, PP overlapping, etc. It is formed by PP overlapping. Of orbitals. The orbitals overlaps to larger extent for bond formation. Overlapping is less, तभी तो weak होता है। Overlapping of orbitals. It is not involved in a resonance phenomena in molecules. सिग्मा बॉन्ड कभी रेजोनेंस फिनोमेना में इन्वॉल्व नहीं होता है। पाई बॉन्ड हमेशा होता है। It can involve in
resonance phenomena. In molecules, ये हमेशा रेजोनेंस फिनोमेना में इन्वॉल्व होगा। अब रेजोनेंस फिनोमेना थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया होगा आपको, अपन भी पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में भी अपन थोड़ा पढ़ेंगे, बट आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे अपन, क्योंकि उसमें हाइब्रिडाइजेशन पता होगा तो अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो एक बार ओवरलैपिंग की बात करते हैं। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, अगर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग पता होगा तो बाकी सारा पार्ट अपने आप ही पता चल जाएगा, क्योंकि ये जो बॉन्ड अपन ऐसे बना देते हैं ना, H और Cl में अपन ने ऐसे बॉन्ड बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें दिया, ऐसे थोड़ी होता है, ये ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। लेट अस चेक हाउ द ओवरलैपिंग टेक प्लेस। सो पहले अपन एसएस ओवरलैपिंग की बात, when half filled s orbital of one atom overlaps with the half filled s orbital of other atom, then it is ss overlap। तो एक s ऑर्बिटल दूसरे s ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, they will have electrons, so there will be a bond formation that will be called as ss overlap। तो जैसे अपने पास एक हाइड्रोजन, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s1 1s1। अगर अपने पास एक हाइड्रोजन है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, एक हाइड्रोजन एटम, ये उसका 1s1 का इलेक्ट्रॉन है, और ये दूसरे हाइड्रोजन एटम से रिएक्ट करे जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर 1s1 होगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे, इसका s ऑर्बिटल, इसका s ऑर्बिटल आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, तो विल गेट ss ओवरलैपिंग। इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन आपस में ओवरलैपिंग होगा, दैट इज कॉल्ड ss ओवरलैपिंग। इट ऑलवेज फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो हमेशा सिग्मा, अब सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, दैट इज कॉल्ड ss ओवरलैपिंग। इसको कहते हैं अपन ss ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड्स। ऐसे अपन sp ओवरलैपिंग देखते हैं। सर एक सेकंड, सर एक सेकंड। डन सर। चलो देख लेते हैं sp ओवरलैप। When half-filled s orbital of one atom is overlapping with
half filled or partially filled. p orbital of other atom. Half or partially filled. Filled. p orbital of other atom. Then it is sp overlap. सर तो Example. फिर वो जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो ल्यूइस सिंबल से रिप्रेजेंट करना पड़ता है या फिर ऑर्बिटल ओवरलैप से सर? अपन तो करना तो चाहिए ऑर्बिटल से, लेकिन अपन हमेशा बॉन्ड से ही अपन ओवरलैप करेंगे। जैसे अपन HCl लिखेंगे तो अपन ऐसे बना लेंगे हमेशा। जब कोई अपन सर से मतलब कहेगा कि ल्यूइस ऑर्बिटल सिंबल में भी लिखें, सर मतलब ल्यूइस सिंबल भी करेक्ट है? लुईस तो क्लासिकल थ्योरी, उसको अभी मैं वायलेट करूंगा, उसको तो फॉलो भी नहीं करूंगा। करेक्ट तो सभी हैं, ओके सर। ठीक है ना। तो इस टाइप के ओवरलैपिंग को अपन कहते हैं sp ओवरलैपिंग। एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल पे ओवरलैप करे तो इसको अपन sp ओवरलैपिंग बोलते हैं, और इससे हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सर वो प्लस और प्लस क्या है? वेव फंक्शन हो गए वहां पर कि भाई इसका वेव फंक्शन इससे ओवरलैप करेगा तो प्लस प्लस मतलब प्लस, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। ओके सर। तो एग्जांपल के लिए अपन लिख सकते हैं HF सर HCl। मतलब दोनों को प्लस होना पड़ेगा वेव फंक्शन तभी ओवरलैप होंगे? बिल्कुल। तो जैसे अपन एक एग्जांपल लिख लें, यहाँ पर अपने पास HF है, तो अपन क्या करेंगे, HF में फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 एंड p5, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। बॉन्डिंग हमेशा होता है वैलेंस शेल से, इसलिए अपन को हमेशा सिर्फ वैलेंस शेल्स ही दिखाने होते हैं। ये इसका 2s हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें। ये इसका 2p हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन है इसमें। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन। इसका तो एक ही ऑर्बिटल है, एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो इसका ये p ऑर्बिटल और इसका ये s ऑर्बिटल, दे विल ओवरलैप टू फॉर्म अ बॉन्ड, दैट इज sp ओवरलैप। इसका s ऑर्बिटल और इसका p ऑर्बिटल ओवरलैप किया तो फॉर्म अ बॉन्ड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड sp ओवरलैप। तो जब भी किसी एटम का s ऑर्बिटल उसके p ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा तो अपन उसको sp ओवरलैपिंग बोलेंगे। ऐसे ही p ओवरलैपिंग भी हो सकता है। एक एटम का p ऑर्बिटल दूसरे एटम के p ऑर्बिटल से ओवरलैप कर ले तो pp ओवरलैप। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, क्योंकि आपने pp ओवरलैपिंग 2 जगह लिखा था, इसमें भी लिखा था आपने pp ओवरलैपिंग, और इधर भी लिखा था आपने pp ओवरलैपिंग। तो एक तो होगा pp ओवरलैपिंग, जिसको अपन बोलेंगे लेटरल ओवरलैपिंग, या हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं अपन उसको, ओवरलैपिंग। और एक होता है वर्टिकल ओवरलैपिंग, वो भी लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल ओवरलैपिंग। उसको अपन साइडवेज भी बोलते हैं, या वर्टिकल ओवरलैपिंग। लेटरल ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड बनेगा और वर्टिकल ओवरलैपिंग में पाई बॉन्ड बनेगा।
अगर मुझे सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो इट विल बी लाइक दिस, एक p ऑर्बिटल, इसमें भी अपन एक्सिस बताएंगे कि ये इसका z एक्सिस है, दूसरे p ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, उसका भी सेम एक्सिस होना चाहिए, ये भी z है। तो जब ये इससे ओवरलैप करेगा तो विल गेट दैट ओवरलैपिंग व्हिच इज कॉल्ड pp ओवरलैपिंग एंड दैट विल बी हॉरिजॉन्टल, और इसको अपन लेटरल ओवरलैपिंग बोलते हैं। तो एक p ऑर्बिटल दूसरे p ऑर्बिटल को ओवरलैप किया टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, दैट इज pp ओवरलैप, दिस इज कॉल्ड pp ओवरलैप। अगर मुझे एग्जांपल लिखना है तो F2 Cl2 Br2 I2, ये सब pp ओवरलैप। F का अपन को पता है, दैट इज F में ये 2s के इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे F में भी अपन लिखेंगे ये 2p के इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इसमें 2 इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, ये भी इसका इलेक्ट्रॉन्स है और इसका भी p का इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इसमें 2 इसमें है और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें। तो ये 3 p थे, 2 तो पेयर्ड है, 1 अनपेयर्ड है। ओवरलैपिंग करने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना कंपलसरी है, तो इसमें और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर इसमें pp overlapping बोलेंगे। So this p overlaps with these p laterally, so that will be a sigma bond formation. Pi bond formation में it will be vertical overlapping, so it is like this. एक p ऑर्बिटल, अब इसमें भी अपन को एक्सेस लेने होते हैं, सपोज ये p x एक्सिस वाला है, तो यहाँ भी मैं px लूंगा, वो भी x एक्सिस वाला होना चाहिए। तो जब ये ओवरलैप करेंगे तो विल गेट पाई बॉन्ड, द पाई बॉन्ड विल बी फॉर्म लाइक दिस, दिस इज हाउ द पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। इसमें प्लस, इसमें भी, क्योंकि प्लस 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 और माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, प्लस 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 तो होता ही है। ये भी px है, ये भी px है, तो इधर जो पाई बॉन्ड बनेगा, अब आप ये देख सकते हैं, फॉर व्हेन 2 लोब्स ओवरलैप, एक लोब एक बैलून होता है, ये अपन को पता है। When 2 lobes overlap, a sigma bond is formed. और जब 2 इधर ओवरलैप किए, 2 इधर ओवरलैप किए, a pi bond is formed. 4 lobes overlap. A pi bond is formed. तो फिर पाई बॉन्ड। इसमें एग्जांपल लिखूंगा तो आई कैन राइट लाइक दिस, O2 है, N2 है, CO2 है, लाइक दैट वी कैन राइट, जिसमें डबल बॉन्ड्स होंगे। एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा ना, जैसे ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन एटम 1s2 2s2 p4, एक और ऑक्सीजन एटम 1s2 2s2 p4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो अपन को पता है, ये 2s है, ये p है, ये भी 2s है और ये p है। तो इसमें डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना, तो अपन को डबल बॉन्ड बनेगा। अब इसमें मान लो ये px है, ये py है और ये pz है, ये px है, इसको pz, ये py और ये px। तो pz से बना देते हैं सिग्मा बॉन्ड, तो py से मैं बना दूंगा पाई बॉन्ड, तो px दोनों का फ्री रहेगा। जब आपको पाई बॉन्ड बनाना है तो ये, अगर ये x एक्सिस है तो इसको भी x होना चाहिए, तो अपन ऐसे बना सकते हैं। तो इसमें दो, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक पाई बॉन्ड बनेगा। तो इसमें से किसी को भी सिग्मा, किसी को भी पाई बोल सकते हैं ना? किसी को भी सिग्मा, किसी को भी। तो एक ऑर्बिटल आप ऐसे बना भी सकते हो, मान लो ये pz है और ये py है,
तो एक और ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा। ये भी pz ले लेते हैं, तो फिर ये py ले लेते हैं। अब बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करें। इन दोनों के ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से अपन ने सिग्मा बनाया, तो इन दोनों के ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से इधर और इधर जो ओवरलैपिंग होगा ना इस टाइप से, उससे पाई बॉन्ड बनेगा, दोनों बॉन्ड बनेंगे। इसके आगे कंटिन्यू अपन करेंगे नेक्स्ट टाइम, बिकॉज इसके आगे फिर क्लास है, तो इससे आगे का नेक्स्ट टाइम करेंगे।